वेलकम टू लर्निंग मित्रम। आज हम क्लास 8 के एनसीईआरटी के साइंस के बुक का एक्सरसाइज 1 फसल उत्पादन एवं प्रबंधन के क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए हम अब इसे शुरू करते हैं। जैसा कि यहाँ पे पहला चैप्टर का नाम दिया गया है आपको फसल उत्पादन एवं प्रबंधन से, मतलब हम फसलों का उत्पादन किस प्रकार करते हैं और उसका प्रबंधन किस प्रकार करते हैं, इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर के साथ जानेंगे। जैसे कि यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है। क्वेश्चन में है कि उचित शब्दों को छांटकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। एक ही स्थान पर एक ही प्रकार के बड़ी मात्रा में उगाए गए पौधों को क्या कहते हैं? तो एक स्थान पे जो बहुत सारे पौधे उगाए जाते हैं बड़ी मात्रा में, तो उनको क्या कहा जाता है? उनको कहा जाता है फसल। जाहिर सी बात है, आप खुद भी सोचें कि जो एक स्थान होता है जहाँ पे बहुत सारी मिट्टी होती है, मैदान होता है, जहाँ पे हम खेती करते हैं, मतलब बहुत सारे पौधे लगाते हैं बड़ी मात्रा में, ढेर सारे, जैसे गेहूं का फसल हो गया, चावल का फसल हो गया, दाल के हो गए और भी बहुत सारी चीज़ें, तो उनको हम क्या बोलते हैं? तो उनको हम फसल बोलते हैं। जब एक ही स्थान पर बहुत सारे पौधे लगाए जाते हैं एक साथ, तो उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम उगाए गए पौधों को हम फसल बोलते हैं। फसल उगाने से पहले प्रथम चरण में मिट्टी को क्या किया जाता है? मतलब सबसे पहले जब हम फसल उगाते हैं तो उसमें मिट्टी को क्या किया जाता है? मिट्टी की तैयारी की जाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तैयारी। सब फसल उगाने से पहले प्रथम चरण हम मिट्टी की क्या करते हैं? तो हम सबसे पहले मिट्टी की तैयारी करते हैं कि मिट्टी कैसा, अगर उसमें किसी खाद की कमी है तो पहले हम मिट्टी को क्या करते हैं? लैब में भेजते हैं, प्रयोगशाला में, जहाँ पे मिट्टी को जांचा जाता है कि उसमें खाद की मात्रा कितनी है, नाइट्रोजन की मात्रा कितनी है, इसकी उर्वरता शक्ति कितनी है। इसके पीछे क्या कारण होता है कि अगर हम मिट्टी को जांच लेते हैं तो जब हम खेती करते हैं तो सही तरीके से खेती होती है, मतलब अच्छी बीज और अच्छे फसल का उत्पादन होता है। यही अगर हम मिट्टी को नहीं जांचेंगे और डायरेक्ट हम फसल तैयार कर लेंगे, उसमें लगा देंगे बीज, तो उसमें क्या होगा कि मिट्टी की उर्वरता शक्ति अगर ख़त्म हो गई है तो अच्छी फसल हमें नहीं मिल पाएगी। इसीलिए सबसे पहले मिट्टी की तैयारी की जाती है। बिहार में जो है ऐसा अक्सर नहीं होता है कि मिट्टी की जांच नहीं की जाती। इसी कारण जो है यहाँ पे फसलों की स्थिति जो है वो अत्यंत दयनीय है। सब कुछ होने के बाद भी जो है फसलों की सतह जो है, मतलब वो क्या होती है? अच्छी नहीं होती है। तीसरा है क्षतिग्रस्त बीज जल की सतह पर क्या करते हैं? तो क्षतिग्रस्त बीज जो होते हैं वो क्या करते हैं? जल की सतह पर तैरने लगते हैं। इसका कारण क्या है कि मान लीजिए सबसे पहले हमने मिट्टी को चेक किया प्रयोगशाला में जाके, उसके बाद आती है बीजों की बारी। बीजों को क्या किया जाता है? एक मुट्ठी लेकर पानी में डाल दिया जाता है। जितने भी खराब बीज होते हैं वो ऊपर की ओर आकर तैरने लगते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? जो क्षतिग्रस्त बीज होते हैं, मतलब जो खराब होते हैं, सड़े हुए होते हैं, वो क्या करते हैं? तो तैरने लगते हैं। चौथा है फसल उगाने के लिए पर्याप्त सूर्य का प्रकाश एवं मिट्टी से वे क्या करते हैं? मतलब पौधे क्या करते हैं? सूर्य का प्रकाश और मिट्टी से क्या करते हैं? पोषक लेते हैं। और क्या बच गया? जल। तो मिट्टी से क्या लेते हैं यहाँ पे? पोषक तत्व, तथा उन्हें जल की आवश्यकता होती है फसलों को बढ़ने के लिए। तो चलिए हम इसे समझ चुके हैं, तो आगे बढ़ते हैं। कॉलम 2 में आपको दिया गया है, यहाँ आपको मैच करना है खरीफ फसल, रबी फसल, रासायनिक उर्वरक, कार्बनिक खाद के बारे में। तो चलिए इसे हम देखते हैं कि इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। सबसे पहले खरीफ फसल किसे कहते हैं? आप ये जानें कि खरीफ फसल जो होती है वो अक्सर गर्मियों में बोई जाने वाली फसल होती है, और रबी फसल जो होती है वो अक्सर जाड़ों में बोई जाने वाली फसल होती है। आप खरीफ और रबी फसल को ऐसे याद रखें कि खरीफ को हम गर्मी में उगाते हैं, लेकिन रबी जो है, रबी का र और जाड़ा का र से आप याद रखें, जाड़ा का र और र से रबी। तो आपको ऐसे जो है याद रहेगा बहुत सारा क्वेश्चन कि खरीफ में हम लोग खरीफ फसल को कब बोते हैं? गर्मियों के सीजन में। और रबी फसल को कब बोते हैं? तो हम जाड़ों के सीजन में बोते हैं। अब यहाँ पे हम मैच करते हैं कि खरीफ फसल क्या हो सकते हैं, इनमें से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा खरीफ फसल का। तो अब देखिए, आप ऑप्शन भी छांटना सीख सकते हैं, क्योंकि ए तो होगा नहीं, बी नहीं होगा, सी नहीं होगा। दोनों ऑप्शन में से या तो डी होंगे या ई होंगे। तो खरीफ फसल जो है वो कौन हो जाएंगे? तो इसका जो ऑप्शन है वो हो जाएगा ई, धान एवं मक्का। खरीफ फसल में क्या क्या आते हैं? धान और मक्का आते हैं। क्योंकि आप ऐसे भी याद रखें, खरीफ को हम लोग गर्मी में बोते हैं और धान को जो है बहुत ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है। तो पानी जो है वो आपको गर्मी के सीजन में ही, मतलब उसके बाद ही जस्ट वर्षा ऋतु आता है तो आपको मिलेगा। तो खरीफ की फसल कब बोई जाती है? गर्मियों में बोई जाती है। और उसमें क्या हो जाएगा? धान और मक्का। ऐसे आप अगर याद रखेंगे तो आप बहुत आसानी से ऑप्शन छांट पाएंगे, क्योंकि हम लोग धान का बीज कब बोते हैं? बारिश के सीजन में, जो कि तुरंत गर्मी के जस्ट बाद। तो खरीफ फसल में क्या आ जाएगा? धान और मक्का आ जाएगा। उसके बाद रबी फसल है। रबी फसल का क्या हो जाएगा? आपको गेहूं और चना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। रबी फसल हम कब बोते हैं? जाड़े के सीजन में। और कब बोया जाता है? गेहूं, चना
और मटर को बोया जाता है रबी फसल में। रासायनिक उर्वरक क्या होते हैं? जिसमें केमिकल मिलाए गए होते हैं। तो रासायनिक उर्वरक क्या हो जाएगा? यूरिया एवं सुपरफास्ट हो जाएगा, सुपर फास्फेट हो जाएगा। और कार्बनिक खाद क्या हो जाएगा? तो कार्बनिक खाद जो है वो क्या हो जाएंगे? पशु के अपशिष्ट हो जाएंगे। कार्बनिक खाद जो हमें नेचर से मिलते हैं, जैसे कि गोबर हो गया और बहुत सारे पेड़ पत्तियों के जो अवशेष होते हैं उन्हें हम ज़मीन में गाड़ कर जो है कार्बनिक खाद तैयार करते हैं। तो ये ऑप्शन आप बेहतर ढंग से समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से दो दो के उदाहरण दीजिए। सबसे पहले हमने आपको समझाया कि खरीफ फसलें क्या होती हैं? वैसी फसलें जिनको गर्मियों के सीजन में बोया जाता है। और हमने ऊपर एग्जाम्पल भी पढ़ा है धान और मक्का। खरीफ फसल में क्या हो जाएगा? धान और मक्का, इसके दो एग्जाम्पल हो जाएंगे। और अगर आपसे पूछेगा कि हम किसे कहते हैं, तो खरीफ फसल जो गर्मियों में बोए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? खरीफ फसल कहते हैं। तो उसके बाद रबी फसल क्या हो जाएगा? रबी फसल वे फसल होते हैं जिन्हें हम जाड़े में बोते हैं। आप याद रखेंगे, रबी का र और जाड़ा का र, ऐसे आप अगर याद रखेंगे तो आपको आसानी से याद होगा। यहाँ भी रह और यहाँ भी रह। तो रबी को हम जाड़ा में बोते हैं। और ये फसलें क्या क्या होती हैं? तो गेहूँ और चना होती हैं रबी फसलें। आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको बहुत जल्दी याद हो जाएंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित शब्दों में आपको एक एक पैराग्राफ में लिखना है मिट्टी को तैयार करना, बुआई, निराई और थ्रेशिंग के बारे में। तो चलिए एक एक करके हम सब पे डिस्कस करते हैं और जानेंगे कि मिट्टी को तैयार करना। सबसे पहले यह प्रक्रिया उगाने का प्रथम चरण है। मतलब जब हम फसल लगाते हैं ना, तो हम क्या करते हैं? मिट्टी तैयार करते हैं। मिट्टी तैयार करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है? मिट्टी को पलटने और पोला बनाने से पौधों की जड़ें क्या होती हैं? गहराई तक जाकर श्वसन करती हैं और पोली बनाई हुई मिट्टी में केचुए और सूक्ष्म जीवों को वृद्धि में सहायता मिलती है तथा ये मिट्टी को और अधिक पोला करके ह्यूमस बनाते हैं। इसके अतिरिक्त मिट्टी पलटने से पोषक पदार्थ ऊपर आ जाते हैं जो अच्छी फसल उगाने में अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। मिट्टी को तैयार करना मतलब समझते हैं बहुत अच्छे ढंग से कि सबसे पहले जब हम फसल को लगाते हैं ना, तो उससे पहले मिट्टी को तैयार किया जाता है। मिट्टी को तैयार करने के लिए पहले हम उसे प्रयोगशाला में भी भेजते हैं, उसकी जांच कर ली जाती है, उसमें उर्वरता शक्ति है या नहीं है, मतलब पेड़ उगाने के लिए और अच्छी मात्रा में हमें फसल मिल सके। सबसे पहले मिट्टी की जाँच की जाती है। मिट्टी की जाँच करने के बाद मिट्टी को उल्टा और पलटा जाता है। मतलब अगर जैसे मान लीजिए हम सांस लेते हैं तो हम खुली हवा में सांस लेना पसंद करते हैं। अगर मिट्टी दबी रहेगी तो वो अगर हम पेड़ पौधे उगाते तो कोई भी पेड़ पौधा सांस नहीं ले पाएगा। इसलिए मिट्टी को क्या करना पड़ता है? खुरपे या कुदाल की मदद से पहले उसको भुरभुरा बना लिया जाता है ताकि मिट्टी भी जो है सांस ले पाए। उसके बाद उनमें केचुए और सूक्ष्म जीव, मतलब उसमें जब हम खाद डालते हैं, कार्बनिक खाद, बहुत सारे केमिकल भी वाले भी खाद आते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो किसान होते हैं वो ये कार्बनिक खाद को लगाना, ये डालना ही पसंद करते हैं। तो खाद डालने के बाद क्या होता है ना कि उसमें सूक्ष्म जीवों का विकास होने लगता है और केचुओं का। ये केचुआ और सूक्ष्म जीव क्या करते हैं? मिट्टी को अंदर से भुरभुरा बना देते हैं, हल्का बना देते हैं, जिससे मिट्टी में रंध आ जाता है। यानी कि अब जो भी हम पौधों को लगाएंगे वो पौधे क्या करेंगे? आसानी से सांस ले पाएंगे। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं और डायरेक्ट किसी पौधों को बो देते हैं मिट्टी में बिना इस प्रक्रिया को अपनाए मिट्टी तैयार करके, तो वो पौधा एक तो लंबे समय तक लग नहीं पाएगा। अगर लग गया तो उससे अच्छी तरह जो है मतलब जल का अवशोषण नहीं हो पाएगा, सांस लेने में उसे दिक्कत होगी। तो हम क्या करते हैं? मिट्टी को ह्यूमस बनाने का काम करते हैं। ह्यूमस क्या होता है समझ लीजिए, वही जो मतलब सड़े गले पेड़ पौधे होते हैं उनको खाद, जो कार्बनिक खाद तैयार किया जाता है वो मिट्टी में मिला दिया जाता है। वही चीज़ें क्या कहलाती हैं? ह्यूमस कहलाती है। अब ह्यूमस को जांचने के लिए क्या करेंगे? एक गिलास पानी ले लेंगे और एक गिलास पानी में एक मतलब मिट्टी जो खेत वाली है उसको डालना है आपको। आप क्या देखेंगे कि आपको ह्यूमस मतलब मिट्टी के ऊपर जो है, मिट्टी में से पानी के ऊपर जो है कुछ कुछ तैरता हुआ दिखाई देगा, जिसमें बहुत सारे कीट होते हैं और बहुत सारे सूक्ष्म जीव होते हैं। यही क्या बनाते हैं? ह्यूमस बनाते हैं। तो ह्यूमस क्या होता है? सड़े गले जो कार्बनिक खाद होते हैं वो मिट्टी में मिले होते हैं। यही मिट्टी को उर्वरता शक्ति प्रदान करते हैं और यही क्या कहलाते हैं? ह्यूमस कहलाते हैं। तो सबसे पहले हम फसल उगाने के लिए क्या ज़रूरी है? मिट्टी तैयार करना। उसके बाद आता है बुआई। यह फसल उत्पादन का महत्वपूर्ण चरण है। मिट्टी को तैयार करने के पश्चात खेत में बीज बोए जाते हैं। उचित दूरी एवं गहराई पर खेत में बीज बोना बुआई कहलाता है। बुआई के लिए एक अच्छी गुणवत्ता किस्म के साफ एवं स्वस्थ बीजों का चुनाव करना जरूरी है। उचित बीजों को चुनने के बाद इन बीजों को उचित गहराई तथा उचित दूरी पे बोना चाहिए ताकि प्रत्येक पौधों को पर्याप्त हवा, प्रकाश, खनिज एवं पानी मिल सके। बुआई के लिए निम्नलिखित विधियों का प्रयोग किया जाता है: परंपरागत औजार का और सीड ड्रिल का। तो चलिए हम बुआई समझते हैं। अभी हमने क्या समझा? मिट्टी तैयार करना। मिट्टी तैयार करने के बाद जो दूसरा कार्य आएगा उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे बुआई करना। बुआई में क्या होता है कि सबसे पहले हम बीजों को चेक कर लेते हैं पानी में डालकर, जो मैंने आपको ऊपर विधि बताई।
उसके कारण बहुत सारे जो बेकार बीज होते हैं उनको छांट लिया जाता है और जो अच्छे बीज होते हैं उनको बो लिया जाता है मिट्टी में। लेकिन उनको बोने के लिए उन मिट्टी में उचित स्थान होना ज़रूरी है, दूरी, क्योंकि अगर हम एक साथ बीज को बो देंगे ना तो वो क्या होगा, एक दूसरे से सट जाएंगे। अब मान लीजिए कि हमारे घर में बहुत सारे लोग हैं, अगर उनको खाना दिया जाए थोड़ा थोड़ा, मतलब पूरा नहीं दिया जाए, आप बोले एक ही रोटी में सबको ही खाना है, तो किसी का भी पेट नहीं भरेगा। यही बात बीजों के साथ है, अगर बीज को अच्छी तरीके से पोषक जल, कार्बन डाइऑक्साइड गैस न मिले तो वो बढ़ेंगे ही नहीं और एक दूसरे में चिपक कर जो है वो सड़ जाएंगे। इसीलिए बीजों को एक स्थान, मतलब एक समानांतर स्थान पर रखना चाहिए, उनके बीच दूरी होनी चाहिए, क्योंकि सब पौधों को जो है अलग अलग प्रकाश, अलग अलग भोजन जो है वो मिलेगा, तभी ये क्या करेंगे, बढ़ेंगे और तभी ये जाकर फसल में अच्छी तरीके से मतलब विकसित होंगे। तो इसीलिए ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं फसल के लिए, बुआई करना भी। तो हाँ, ये जो बुआई की प्रक्रिया है इसमें क्या होता है कि हम स्वस्थ और साफ बीजों का चयन कर लेते हैं, उनको उचित दूरी पर बो भी देते हैं, तो इससे बीजों को क्या होता है, पर्याप्त हवा, खनिज और पानी अच्छे से मिल पाता है और ये फसल के रूप में तैयार हो पाते हैं। हम दो तरीके से तैयार करते हैं बुआई की प्रक्रिया को, एक परंपरागत औजार से, एक सीड ड्रिल से। परंपरागत औजार मतलब खुरपी हो गया, कुदाल हो गया, ये सब। और सीड ड्रिल क्या होता है, वो एक कीप की तरह बना होता है, इसमें बीजों को डालते हैं और इसे हल बैल की सहारे बांध दिया जाता है। ये बीज जो है एक निश्चित स्थान पे एक दूरी पर गिरते जाते हैं एक साथ, जिसमें बीजों की बुआई जो है वो आसानी से होती है। आजकल जो है ज़्यादा सीड ड्रिल का उपयोग किया जा रहा है, जिनके पास यह नहीं होता, जिन किसानों के पास, वो परंपरागत औजार का ही उपयोग करते हैं। तीसरा होता है निराई। खरपतवार हटाने को निराई कहते हैं। निराई नहीं करने से खरपतवार जल, पोषक तत्व आदि ग्रहण करके फसल की वृद्धि को प्रभावित कर सकते हैं। फसल उगाने से पहले खेत जोतने पर धूप के कारण खरपतवार मर जाते हैं और मिट्टी में मिल जाते हैं। खरपतवार हटाने का सबसे सही समय है फूल एवं बीज बनने से पहले बोना चाहिए। खरपतवार को हाथ, खुरपी आदि की सहायता से हटाना चाहिए। अब चलिए हम निराई समझते हैं। हमने फसल तैयार कर लिया। फसल तैयार करने के बाद आप क्या देखते हैं कि बहुत सारे कुछ दिन बाद जब पौधे बड़े हो जाते हैं, हमने बुआई और मिट्टी तैयार करने की प्रक्रिया कर ली, तो बहुत सारे आप देखते होंगे छोटे छोटे पौधे निकल आते हैं गेहूं के पौधों के साथ, या आप अपने घर में भी देखते होंगे फूल के पौधों के पास जो छोटे छोटे घास पतवार निकल आते हैं। तो ये क्या करते हैं, जो पौधा हमने रोपा है फसल के रूप में या फूल के रूप में, ये उनका पोषक तत्व ग्रहण करने लगते हैं और इनको जो है वो कम मिलने लगता है पोषक तत्व। तो इसीलिए इन मतलब छोटे छोटे जितने जंगली पौधे हैं इनको हटाना निश्चित होता है, क्योंकि अगर हम इन्हें समय पर नहीं हटाएंगे तो ये फूल का जो है पोषक तत्व ग्रहण कर लेंगे और ये बड़े हो जाएंगे और फूल को बढ़ने नहीं देंगे। इसीलिए यह ज़रूरी है कि हम इन सारे खरपतवारों को हटाकर फेंक दें। इसे ही हम क्या कहते हैं, निराई कहते हैं। इसे हम हाथ से भी हटा सकते हैं और खुरपी से भी हटा सकते हैं। उसके बाद आती है थ्रेशिंग की प्रक्रिया। जब हमने तीनों प्रक्रिया अपना लिया, आप ये भी याद रखिए, आपको बहुत मतलब ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, आप याद रखते हैं कि सबसे पहले मिट्टी को तैयार करना, दूसरी बात है बुआई करना और तीसरी बात है निराई करना। उसके बाद चौथा प्रक्रिया आता है जिसको हम थ्रेशिंग बोलते हैं। खेतों से काटी गई फसल से बीजों या दानों को भूसों से अलग करने की प्रक्रिया को थ्रेशिंग कहते हैं। थ्रेशिंग करने के कई तरीके होते हैं, जैसे छोटे खेत वाले किसान अनाज के दानों को फटक कर विनोइंग द्वारा अलग करते हैं और बड़े खेत वाले किसान कंबाइन मशीन के द्वारा। तो थ्रेशिंग की प्रक्रिया कब आती है, जब हमने फसल तैयार हो जाती है। हमारी फसल तैयार करने के बाद जो है उसे क्या किया जाता है, थ्रेशिंग किया जाता है। बहुत सारे जो बड़े बड़े किसान होते हैं वो मशीनों की सहायता से करते हैं, उन मशीनों को कंबाइन मशीन कहा जाता है। लेकिन कुछ छोटे किसान हैं जिनके पास यह चीज़ें नहीं होती हैं, तो आपने अपने घरों में सूप देखा होगा, उस सूप की मदद से ही ये लोग क्या करते हैं, फटकने का काम करते हैं, जिससे हवा में, अगर मान लीजिए आपको यह प्रक्रिया बताते हैं कि किसान क्या करते हैं कि ये जो सूप है इसको वो हवा के सहारे, मतलब उसमें धान वगैरह रख लेते हैं और उसके बाद जो है हवा के सहारे उनको रखा जाता है। तो जो भी हवाएं होती हैं वो हल्की चीज़ों को उड़ा ले जाती हैं, जो भी उसमें मतलब धान के अलग अलग जो खोल होते हैं उनको उड़ा ले जाती है हवा, और जो अच्छी धानें होती हैं वो छट कर बच जाती हैं। तो इस तरीके से जो है किसान अलग करते हैं बिना मशीन के, धान को अलग करते हैं अन्न से, मतलब धान का जो डस्ट होता है, भूसा, वो अलग हो जाता है और धान जो है वो बच जाता है। उसके बाद एक आती है विनोइंग की प्रक्रिया, जिसके तहत जो है मतलब जैसे कंकर पत्थर वगैरह जो चुन के विधि जो द्वारा जो है वो अलग किया जाता है। तो इन दोनों विधियों के द्वारा क्या होता है, छांटना और फटकना और चुनने के द्वारा जो है किसान जो है वो थ्रेशिंग करते हैं। ये तो हाथ की बात है। और मशीन के द्वारा जो है उसमें थ्रेसर वाले मशीनों में क्या किया जाता है, डाल दिया जाता है एक साथ अन्न, और भूसा अलग हो जाता है और अन्न अलग हो जाता है, धान से चावल अलग से निकल आता है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, थ्रेशिंग की प्रक्रिया कहते हैं। अब हमने ये समझ लिया तो हम आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 5 है
कि स्पष्ट करिए कि उर्वरक खाद से किस प्रकार भिन्न है। मतलब आपको यहाँ पे अंतर बताना है खाद में और उर्वरक में। हम इसे समझते हैं। खाद एक प्राकृतिक पदार्थ है जो गोबर, मानव अपशिष्ट एवं पौधों के अवशेषण के विघटन से प्राप्त होता है। मतलब खाद क्या है, जो हमें नेचर से मिलता है। वो किस किस चीज़ से मिलता है, तो गोबर से और मानव अपशिष्ट से मिलता है और पौधों के अवशेषों से मिलता है। यही खाद कहलाती है। जैसे हमने आपको बताया ह्यूमस के बारे में कि जो भी पेड़ पौधे होते हैं वो सड़ गल जाते हैं, या फिर जानवरों के मृत शरीर जो है वो गल जाते हैं मिट्टी में, और वही क्या बनाता है, ह्यूमस बनाता है। तो खाद भी इसी प्रकार होता है। गोबर से, गाय के गोबर से बनाया जाता है खाद, और क्या बनाया था, मानव अपशिष्ट से भी खाद बनाए जाते हैं, और पौधों के अवशेष से भी। तो इन्हें हम क्या कहते हैं, खाद। ये प्राकृतिक रूप में तैयार किए जाते हैं। उसके बाद है आपको उर्वरक। उर्वरक क्या है, एक अकार्बनिक लवण है। मतलब ये कार्बनिक लवण है, ये क्या है, एक अकार्बनिक लवण है। खाद खेतों में बनाई जाती है, लेकिन जो उर्वरक होते हैं उनका उत्पादन कारखानों में होता है। तीसरा है खाद में कि इसमें मिट्टी को प्रचुर मात्रा में ह्यूमस प्राप्त होती है। जो कार्बनिक खाद होते हैं इसमें क्या होती है, इसे ह्यूमस प्राप्त होता है मिट्टी को, लेकिन जो अकार्बनिक खाद है, जो उर्वरक है, इससे मिट्टी को ह्यूमस नहीं मिलता है। उसके बाद चौथा है खाद में कि इसमें पादक पोषक अपेक्षाकृत कम मात्रा में होते हैं। मतलब इसका जो पेड़ पौधा है वो धीरे धीरे बढ़ता है, लेकिन अच्छी तरीके से बढ़ता है, बिना किसी केमिकल के। लेकिन इसमें पादक पोषक मात्रा क्या होती है, प्रचुर मात्रा में बढ़ती है। आपने हाइब्रिड का नाम सुना होगा कि कोई छोटा फल जिसमें सुई देकर उसको बड़ा कर लिया जाता है, तो ये केमिकल वाले होते हैं। लेकिन आपने आजकल बहुत सुना होगा ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में, जहाँ पे किसी भी तरीके का मतलब खाद बीज का प्रयोग नहीं किया जाता है, किसी भी तरीके का केमिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। यह जो है मतलब जो हमारे कंपोस्ट होते हैं, मतलब प्राकृतिक कंपोस्ट होते हैं, खाद होते हैं, उनसे यह ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है, और यही ज़्यादा अच्छी होती है। और ये जो उर्वरक वाली चीज़ें होती हैं फसल, ये आदमी को बीमारी देकर जाती है। बहुत सारी ऐसी बीमारी होती है जिनका इलाज भी नहीं हो पाता, तो वो इन्हीं सब कारणों से होता है। अगर हम कम खाते हैं और अच्छा खाते हैं तो हम बीमार नहीं पड़ेंगे, लेकिन अगर हम ये उर्वरक वाला सामान खाते हैं तो जल्दी बीमार पड़ जाएंगे और लंबी बीमारी से ग्रसित भी रहेंगे। उसके बाद खाद में ये ऑप्शन है कि यह पानी में अघुलनशील होने के कारण इसका अवशोषण धीरे धीरे होता है। यह पानी में क्या होता है, अघुलनशील, मतलब नहीं मिलते हैं जल्दी, इसीलिए इसका अवशोषण पेड़ पौधों में धीरे धीरे होता है, लेकिन अच्छा होता है। लेकिन यह पानी में घुलनशील होते हैं, जो फैक्ट्रियों में बनाए जाने वाले उर्वरक होते हैं, और इसके कारण अवशोषण जो है शीघ्र हो जाता है। अगर हमें जल्दी प्राप्त करना है तो उर्वरक का उपयोग होता है, लेकिन जिन्हें जल्दी नहीं प्राप्त करना है, ऑर्गेनिक फार्मिंग करनी है, वो क्या करते हैं, तो वो जितने भी किसान होते हैं वो खुद से खाद बीज तैयार करके जो है, और खुद से ही मतलब तैयार करते हैं फसलों को, तो उसे हम ऑर्गेनिक कहते हैं, जो बिना किसी बीमारी को देके जाता है। लेकिन ये जो उर्वरक होते हैं ये बहुत सारे बीमारियों के जड़ होते हैं, वो हमारे शरीर को लगते नहीं है, बल्कि हमारे शरीर को बीमारी देते हैं। यहाँ भी लिखा गया कि उर्वरक की तुलना में खाद ज़्यादा अच्छी होती है, क्योंकि मिट्टी की जलधारा क्षमता में वृद्धि होती है और इससे मिट्टी में भी पॉल्यूशन नहीं होता। लेकिन उर्वरक से क्या होता है कि मिट्टी की उर्वरता शक्ति बहुत कम हो जाती है और धीरे धीरे मिट्टी बंजर बन जाती है, जिससे कि गैस विघटनता सरल से होता है। इससे जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि होती है और इससे मिट्टी का गठन सुधार किया जा सकता है। तो उर्वरक की तुलना में खाद ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि खाद क्या होते हैं, ये हमें नेचर से मिलता है। जो चीज़ें हमें नेचर से मिलती है वो जल्दी हमें खराबी नहीं करती है, लेकिन जो मानव के द्वारा बनाई गई चीज़ें हैं वो अक्सर शरीर में जाकर खराबी करती हैं। तो खाद ज़्यादा अच्छा है। और आजकल जितने भी मतलब मनुष्य हैं वो गो ग्रीन की तरफ जा रहे हैं, मतलब जो हमें प्रकृति से मिलती है उन चीज़ों पर लोग ज़्यादा ध्यान देते हैं, न कि फैक्ट्री में तैयार की जाने वाली चीज़ें, क्योंकि फैक्ट्री में तैयार की जाने वाली जो ज़्यादा चीज़ें होती है वो आदमी को बीमारी देकर जाती हैं। हमने 5वें क्वेश्चन को समझ लिया, तो अब 6ठे पे चलते कि सिंचाई किसे कहते हैं। जल संरक्षित करने वाली सिंचाई की 2 विधियों को बताना है। तो सिंचाई चलिए हम समझते हैं किसे करते हैं। फसलों को कृत्रिम रूप से आवश्यकता अनुसार पानी देना सिंचाई कहलाता है। मतलब जो हम फसल बोते हैं उसको समय समय से पानी देना क्या कहलाता है, सिंचाई कहलाता है। जीवित रहने के लिए पौधों को जल की आवश्यकता होती है। पौधों में लगभग 90% जल होता है। फसल की स्वस्थ वृद्धि के लिए मिट्टी की नमी को बनाए रखने की आवश्यकता होती है, जिसके लिए विभिन्न अंतराल पर खेतों में जल देना सिंचाई कहलाता है। जल संरक्षित करने वाली सिंचाई की 2 विधि हैं। जिस तरीके से मनुष्य को जल की आवश्यकता होती है, पेड़ पौधों को भी जल की आवश्यकता होती है, और पौधों में लगभग 90% जल होता है। इसीलिए फसलों को समय समय पर और फसल की स्वस्थ वृद्धि को बनाए रखने के लिए, मिट्टी को नमी बनाए रखने के लिए जो है जल की आवश्यकता पेड़ पौधों को होती है। यही प्रक्रिया क्या कहलाती है, सिंचाई कहलाती है। अब जल को संरक्षित देना, मतलब जल को मतलब क्या कहते हैं, पेड़ पौधों को जल देना लंबे समय तक के लिए, उन्हें जीवित रखना, उसके लिए 2 विधि है। एक तो छिड़काव तंत्र है, दूसरा ड्रिप तंत्र है। तो हम इन दोनों तरीकों के बारे में जानेंगे। इन दोनों तरीकों के बारे से मतलब आप अगर जानेंगे तो आपको यह पता चलेगा
कि इन दोनों मतलब विधियों में से किस में जल की ज़्यादा बर्बादी होती है और किस में जल की बचत होती है। छिड़काव तंत्र, इस विधि का इस्तेमाल असमतल भूमि जहाँ पर जल कम मात्रा में उपलब्ध हो उसके लिए किया जाता है। मतलब ये जल का कौन सा रूप है, स्प्रे वाला, जिससे हम बोतल में करते हैं। तो उसके द्वारा अगर हम पानी का छिड़काव करते हैं तो पानी उतना ही मिल पाता है पेड़ पौधों को और बर्बाद भी नहीं हो पाता। और ये किन स्थानों पर लगाए जाते हैं, जहाँ पे जल की बहुत कम मात्रा है। नलों के ऊपर घूमने वाले नोजल लगे होते हैं। मतलब इसमें क्या होता है कि इसके लिए इसमें एक पाइप के सहारे जो है नोजल लगा होता है, जो हर पेड़ पौधों के पास होता है। इस तरीके से ये पाइप जो होते हैं, बड़े बड़े पाइप लगे होते हैं खेतों के बीच में, और जब भी पेड़ पौधों को जल की आवश्यकता होती है ये नोजल जो है उनके पास जाकर खुल जाते हैं और छिड़काव करते हैं पानी का। और घूमते हुए नोजल के बाहर आते हैं जल और निकलकर वर्षा की भांति इस पर छिड़काव करते हैं। यह विधि बलुई मिट्टी के लिए अत्यंत उपयुक्त है। मतलब राजस्थान जैसे इलाकों में जहाँ पे पानी की कमी है वहाँ पे छिड़काव तंत्र का उपयोग किया जाता है। खेतों में जहाँ पे पेड़ पौधे लगाए जाते हैं उन्हीं के बगल में एक पाइप लगाई जाती है। उन सब मतलब जड़ों के बगल में जो है छोटे छोटे पाइप लगे होते हैं। जब भी इन्हें जल की आवश्यकता होती है इन्हें एक साथ खोल दिया जाता है और ये बारिश की तरह इन पर छिड़काव करते हैं। यहाँ पे जल की बचत भी होती है और कम जिस स्थानों पर जल कम पाए जाते हैं उनके लिए छिड़काव तंत्र की प्रक्रिया काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। दूसरा है ड्रिप तंत्र। इसमें जल बूंद बूंद करके पौधों पर गिरता है और बेकार भी नहीं होता, मतलब सीधे जड़ में पानी जाता है। यह कम पानी वाले क्षेत्रों के लिए वरदान है। यह विधि फलदार पौधों, बगीचों आदि को पानी देने का सर्वोत्तम तरीका है। यही विधि गेहूँ को खरीफ ऋतु में उगाया गया तो क्या मतलब यही विधि के द्वारा जो है फलदार पौधों, बगीचों आदि को पानी देने का सर्वोत्तम तरीका है। तो हमने सिंचाई के दो तरीकों को जाना, एक छिड़काव तंत्र, दूसरा ड्रिप तंत्र। ड्रिप तंत्र क्या होता है, छिड़काव तंत्र से काफ़ी ज़्यादा मतलब अच्छा होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जिन स्थानों पर पानी की बहुत ज़्यादा कमी है उन स्थानों पर ड्रिप तंत्र, मतलब इसमें पेड़ पौधों की जड़ों में जो पानी जाता है वो बूंद बूंद होकर जाता है ड्रिप सिंचाई के अंतर्गत। इसमें भी पाइप लगे होते हैं खेतों में जहाँ पे जड़ तक लगाया जाता है पाइप और केवल जड़ तक पानी पहुँचाता है। इससे जल क्या होता है, बर्बाद भी नहीं होता है और बहुत मतलब जहाँ तक पानी को जाना है वहाँ मिल भी जाता है और पेड़ पौधे अच्छी तरीके से विकसित भी होते हैं। चलिए हमने ये दोनों क्वेश्चन समझ लिया, तब आगे बढ़ते हैं कि क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है कि यदि गेहूं को खरीफ ऋतु में उगाया जाए तो क्या होगा। गेहूं जो है वो जाड़े की फसल है, यानी कि हम उसको रबी फसल के नाम से जानते हैं। तो इसे खरीफ ऋतु में उगाया जाए तो क्या होगा हम समझते हैं। गेहूँ एक रबी फसल है जिसे जाड़े में बोया जाता है और खरीफ ऋतु कब से कब तक आती है, जून से सितंबर तक। जून से सितंबर तक होती है और इस समय वर्षा काफ़ी ज़्यादा होती है और इसलिए वर्षा ऋतु भी इसे कहते हैं। यदि गेहूं को इस समय उगाया जाए तो गेहूं के पौधे अधिक मात्रा में पानी मिलने की वजह से सड़कर खराब हो जाएंगे और फसल बर्बाद हो जाएगी। मतलब हम अगर गेहूं को खरीफ समय में बोते हैं, जिस समय खरीफ फसलें बोई जाती हैं, तो गेहूं क्या हो जाएगी, ज़्यादा पानी ऑब्जर्व कर लेगी क्योंकि खरीफ फसल के समय ही वर्षा ऋतु आती है और अगर ज़्यादा पानी पी लेगी तो गेहूँ जो है वो सड़ जाएगी और इसका विकास नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए हम गेहूं की फसल को जो है खरीफ फसल में के समय नहीं बो सकते हैं। अगर बोएंगे तो ये क्या हो जाएगा, सड़ जाएगा। आपको ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सबसे ज़्यादा किस फसल को पानी की आवश्यकता होती है, तो धान को। इसीलिए धान की फसल जो है जिसे हम क्या कहते हैं खरीफ फसल, वो कब बोई जाती है, वर्षा के सीजन में। आगे क्वेश्चन समझते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, खेत में लगातार फसल उगाने से मिट्टी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर हम खेत में लगातार फसल बोएंगे ना तो मिट्टी की जो उर्वरता शक्ति है वो छीन हो जाएगी। आप इस चीज़ को बेहतर ढंग से समझें कि खेती जब हम करते हैं तो मान लीजिए एक वर्ष में हमने फसल उगा लिया तो उसको कुछ समय के लिए छोड़ना पड़ता है। क्यों? क्योंकि पेड़ पौधों के नीचे जो जड़ें होती हैं उनको एक साल छोड़ देने के बाद उसमें बारिश वगैरह होता है, बारिश होने के कारण ये गलती हैं, सड़ती हैं, इसमें सूक्ष्म जीवों का विकास होता है, तब ये ह्यूमस बनाती है और इसी से मिट्टी जो है वो उर्वरता शक्ति हासिल करती है। तो इसीलिए अगर हम खेतों में बार बार फसल बोएंगे और उसे छोड़ेंगे नहीं परती के लिए तो वो क्या हो जाएगी, बंजर हो जाएगी। तो खेती को परती के लिए यानी कि एक साल के लिए छोड़ना बहुत आवश्यक है, नहीं तो खेत क्या हो जाएगा, बंजर हो जाएगा। तो खेतों में लगातार फसल उगाने से मिट्टी पर क्या प्रभाव पड़ेगा कि मिट्टी की कुछ पोषक तत्वों की कमी हो जाती है जिससे उसकी उर्वरता कम हो जाती है। यही कारण है कि खेत में लगातार फसल नहीं उगाना चाहिए और खेत को कुछ समय के लिए परती के लिए छोड़ देना चाहिए। अन्य तरीका फसल चक्रण का, इससे किसान एक फसल के बाद दूसरी किस्म की फसल लगाते हैं जिससे मिट्टी में नाइट्रोजन की पूर्ति होती है। ये बातें आप समझें। बहुत सारे ऐसे फसल होते हैं जिनमें पहले से नाइट्रोजन मिला होता है। वो मतलब जैसे गेहूं का फसल, मान लीजिए गेहूं के साथ जो है कोई दाल की फसल लगा दी जाती है। क्यों? क्योंकि इन दालों की पौधों में गांठें पाई जाती हैं। यही गांठें जो है नाइट्रोजन की जड़ें कहलाती हैं और इनको बोने का कारण ये है कि इससे नाइट्रोजन गेहूं को आसानी से मिल जाएगा।
बदले में ये जो दाल का पौधा इससे पोषक तत्व ग्रहण करेगा। ऐसा इसलिए किया जाता है कि मान लीजिए गेहूँ की फसल लगाई गई तो तुरंत किसी दाल की फसल लगा दी जाएगी, जैसे मटर, चना, मूंग, ये सब, क्योंकि इसमें क्या पाया जाता है, ऑलरेडी नाइट्रोजन पाया जाता है, जिससे मिट्टी को नाइट्रोजन पहले से मिल जाएगा। तो हमने ये समझ लिया कि खेत मतलब कि किस तरीके से नाइट्रोजन के लिए जो है दूसरी फसलों को बोया जाता है। खरपतवार क्या होते हैं, हम उसका नियंत्रण कैसे कर सकते हैं। हमने अभी पढ़ा है कि खेत में फसल के साथ कई अवांछित पौधे उगाते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं, खरपतवार कहते हैं, जैसे कि घास, पात, ये सब। इनको निराई के द्वारा हटाना बहुत ज़रूरी है। अगर हम इन्हें हटाएंगे नहीं तो पशु एवं मनुष्य के लिए यह विषैले भी हो सकते हैं। इसके नियंत्रण करने के बहुत सारे कारण हैं। फसल उगाने से पहले खेत जोतकर उसमें खरपतवार पौधे सूख कर मर जाते हैं, तो वो खाद ही बनाने का काम करते हैं। फूल एवं बीज बनने से पहले हाथ धो लें, हाथ से खुरपी आदि की सहायता से पौधों को उखाड़ें। मतलब फूल एवं बीज बनने, जब हम कोई पौधा रोपते हैं तो पौधा रोपने के बाद क्या होता है कि बहुत सारे जो मतलब जंगली खरपतवार होते हैं वो उग आते हैं। तो जब ये फसल जब उग जाते हैं, तो जब ये फूल बनने लगे और फल बनने लगे, उनसे पहले ही इनको हटा लेना चाहिए। या तो खुरपी की सहायता से हटा लेना चाहिए या फिर इन्हें हाथ से ही उखाड़ लेना चाहिए। उसके बाद खरपतवारनाशी रसायनों का उपयोग करके इससे खरपतवार पौधे मर जाते हैं। अगर हम खरपतवार रासायनिक का उपयोग करेंगे तो आसानी से जो है खरपतवार मर जाते हैं। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, खरपतवार को हटा सकते हैं, उनका नियंत्रण भी कर सकते हैं। निम्नलिखित बॉक्स को सही क्रम में इस प्रकार लगाना है कि गन्ने की फसल उगाने का रेखा चित्र तैयार हो जाए। यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शन दिए गए जिन्हें आपको छांटना है कि पहले कौन सा ऑप्शन होगा। फसल को चीनी मिल में भेजना, ये तो लास्ट में होगा। सिंचाई है, कटाई है, बुआई है, खेत की जुताई है, मिट्टी तैयार करना है, खाद देना। अभी हमने पढ़ा है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, मिट्टी तैयार करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, तो हम देखते हैं कि सबसे पहले हम मिट्टी तैयार करेंगे, फिर क्या करेंगे, खेत की जुताई करेंगे, तब बुआई करेंगे, फिर उसमें खाद डालेंगे, फिर सिंचाई करेंगे, कटाई करेंगे और तब जाकर फसल को चीनी मिलों में भेजेंगे। तो हमने अभी ऊपर भी जाना है कि सबसे पहले खेतों में फसल डालने के लिए क्या करना है, मिट्टी तैयार करना है। मिट्टी तैयार करने के बाद हल बैल की मदद से या ट्रैक्टर की मदद से खेत की जुताई कर लेनी है। जुताई करने के बाद क्या करना है, मिट्टी की बुआई करनी है। जब मिट्टी की बुआई हो जाए तो खाद देना है। खाद देने के बाद समय समय पर मिट्टी को पानी देना है, पेड़ पौधों को पानी देने के बाद जब वो एक समय में तैयार हो जाए तो उनकी कटाई कर लेनी है। कटाई करने के बाद क्या करना है, फसलों को चीनी मिल में भेज देना है, क्योंकि आप पूरे तरीके से फसल जो है वो तैयार हो चुके हैं। तो हमारा जो वीडियो है अब यहीं समाप्त होता है, साथ में यह चैप्टर भी समाप्त हो गया आपका। अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो आप हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।